हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के भगवान के बारे में, जिसको गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दिल्ली सल्तनत का भगवान या फिर अल्लाह क्यों कहा जाता है, इसको हम इस क्लास में समझेंगे। और इससे रिलेटेड गयासुद्दीन बलबन से, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट शासक है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट एम्परर है दिल्ली सल्तनत का। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि उसकी डेथ किस तरह से हुई थी। दल चालीसा के लोगों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, और इसकी हत्या भी हुई थी हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, जो कि पिछली क्लास में आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो कैथल नामक स्थान पर दल चालीसा के लोगों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, रज़िया सुल्तान की और अल्तुनिया की। तो इसके बाद जो इसका भाई होता है बहराम शाह, ठीक है, वो अगला शासक बन जाता है, और इसका टाइम पीरियड रहता है 1240 से 1242 तक। लेकिन यह दल चालीसा के लोगों द्वारा इस रज़िया सुल्तान की हत्या तो करवा देता है, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है कि कभी ना कभी ऐसा वक्त हो सकता है आएगा कि ये दल चालीसा के लोग कभी मेरे ही खिलाफ हो जाएं, मुझे भी मारने के लिए ये किसी और से मिल बैठें। इसीलिए यह इसके अलावा दल चालीसा के अलावा एक अलग पद बनाता है, जिसको नायब ए मुमलकात कहते हैं। नायब ए मुमलकात, ये एक नया पद बनाता है यह, ठीक है। और इसका जो हेड रहता है, इसका हेड नियुक्त करता है एतगीन को। चूँकि अल्तुनिया था और एतगीन था, तो अल्तुनिया मारा जा चुका था रज़िया सुल्तान के साथ, और जो एतगीन है वो बचा हुआ था। तो एतगीन को इसी नायब ए मुमलकात पद का हेड नियुक्त करता है। और उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो रहता है मसूद शाह, ठीक है। 1242 से 1246 तक ये बेसिकली अयोग्य शासक थे, उतना ज़्यादा इनका कोई अच्छा खासा हिस्ट्री नहीं है एग्जाम्स को लेकर के। इसी की टाइमिंग में होता है पहला मंगोलियाई आक्रमण, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर इससे पहले भी एक मंगोलिया का आक्रमण बताया गया था, जो कि बताया गया था इल्तुतमिश के बारे में। तो ये जो पहला मंगोलियाई आक्रमण है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट मंगोलियाई आक्रमण कौन था, किसके टाइम में हुआ था, तो वो हुआ था इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के टाइमिंग में। तो वो ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये मसूद शाह अगला शासक बनता है, और ये अयोग्य होता है। फिर इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो होता है नसीरुद्दीन महमूद। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, 1246 से 1265 तक इसका शासनकाल था। और इसी का जो वज़ीर था, वज़ीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आज के समय में जो हम प्रधानमंत्री वर्ड यूज़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ करते हैं, पीएम, वो उस समय वज़ीर के नाम से जाना जाता था। तो इसी नसीरुद्दीन महमूद का जो वज़ीर था वो था बलबन, ठीक है। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जिसको आपने यहाँ पर थंबनेल में भी देखा है। तो इसका जो पूरा नाम था वो गयासुद्दीन बलबन था, और इसको उपाधि भी दी गई थी उलुग खां की, ये उसकी उपाधि थी, ठीक है। उपाधि का मतलब टाइटल, यानी कि इस बलबन को उलुग खां के भी नाम से जाना जाता था। इतिहास में दो ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो इस उलुग खां के नाम से जाने जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया है कि उलुग खां किसकी उपाधि है, और ये भी पूछा गया है कि ये बलबन जो था वह किसका वजीर था, तो वो था नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। इतिहास में दो लोग हैं जो उलुग खां के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक तो ये बलबन है, ठीक है, और उसके बाद एक मिलेगा आपको जौना खां, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। तो ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें। तो अगला जो शासनकाल है वो देखिए, यहाँ पे इसकी स्टोरी क्या है कि ये नसीरुद्दीन महमूद शासक रहता है, और इसी का जो वजीर रहता है ये बलबन, या इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और खुद ये शासक बन जाता है, क्योंकि ये बेसिकली अयोग्य शासक थे। और ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, ये इतिहास में इतना फेमस क्यों है, क्योंकि इसका वजीर ही ये बलबन था, इसी वजह से इसको ज़्यादातर जाना जाता है। तो अगला शासक बनता है बलबन, और इसका टाइम पीरियड होता है 1265 से और 1287 तक। और इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसकी उपाधि के बारे में हमने अभी पढ़ा, इसकी उपाधि क्या थी, तो वो थी उलूग खां, ठीक है। देखिए, इसके पहले बताया गया कि बहराम शाह ने भी एक नायब ए मुमलकात पद बनाया था, लेकिन इस दल चालीसा के पद को, जो दल चालीसा वाले लोग थे, इनको समाप्त नहीं किया था। लेकिन गयासुद्दीन बलबन जो था वो बहुत होशियार शासक था। इसने सबसे पहला ये काम किया कि इन दल चालीसा
वाले लोगों का जो 40 लोगों का ग्रुप होता था इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि दल चालीसा के लोग नहीं रहेंगे, न इसे किसी बात का डर रहेगा कि इसके खिलाफ भी ऐसी कुछ बगावत की जाएगी। ये खुद को भगवान की परछाई मानता था। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है आपको कि दिल्ली सल्तनत का भगवान, तो ऐसा क्यों है? यही रीज़न है कि यह खुद को अल्लाह की परछाई मानता था, यानी कि, और इसको उपाधि भी दी गई थी जिल्ले इलाही। जिल्ल का मतलब होता है शैडो यानी परछाई, और इलाही मतलब होता है भगवान, गॉड। ठीक है, तो इसको उपाधि दी गई थी जिल्ले इलाही की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर्स में पूछा जाता है कि जिल्ले इलाही किसकी उपाधि थी। इसके अलावा यह खुद प्रजा को इस तरीके से ट्रीट करता था कि मेरे द्वारा जो दिया गया फैसला होगा, आप लोग मेरे फैसले को भगवान का फैसला समझें, यानी कि मैंने जो फैसला दे दिया वह भगवान के फैसले के बराबर है। तो यह इसीलिए जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था, यानी भगवान की परछाई या फिर अल्लाह की परछाई। ये एक बहुत कठोर शासक था। लौह एवं रक्त नीति, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त नीति किसके द्वारा अप्लाई की गई थी या लागू किया गया था, तो वो था गयासुद्दीन बलबन। यानी कि यह बहुत कठोर से कठोर सजा देता था। ठीक है, जो भी अपराधी मिलते थे। इसने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की। सिजदा में क्या करना होता था कि जो शहंशाह होता था, यानी कि जो सुल्तान वर्ड हम यूज़ करते हैं, सुल्तान के सामने जो इसके दरबार के लोग थे या फिर अन्य जो लोग थे वह इसके सामने घुटने टेकते थे। और पैबोस का मतलब होता है घुटने टेक कर और पाँव चूमना। ठीक है, सुल्तान का पाँव चूमना। तो इसने एक नई प्रथा शुरू की जिसको सिजदा एवं पैबोस कहा जाता है। झुक करके प्रणाम करना सुल्तान को और उसके पाँव चूमना। ठीक है, इसने एक नए त्यौहार की शुरुआत की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने एक नए त्यौहार की शुरुआत की जिसको नवरोज़ बोला जाता है। नवरोज़ नया त्यौहार। ठीक है, यह आज के समय में 21 मार्च को मनाया जाता है और यह फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। फारसी जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये नवरोज़ त्यौहार, जो कि 21 मार्च को होता है हर साल। ठीक, उसके बाद इसी के टाइमिंग में मंगोलों का हुआ था दूसरा आक्रमण, जो कि 1287 में हुआ था। ठीक है, मंगोलों के दूसरे आक्रमण में होता क्या है, उसी गयासुद्दीन बलबन का एक बेटा रहता है जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। इस गयासुद्दीन बलबन का ये बेटा था। इस शहजादे मोहम्मद की इसी दूसरे मंगोलीय आक्रमण में हत्या कर दी जाती है, यह मर जाता है। ठीक, और इसी शोक में, ठीक है, इसी शहजादा मोहम्मद के शोक में यह बलबन भी जो था वो अपने प्राण त्याग देता है। यानी पुत्र की मृत्यु की शोक में इस पिता की भी, बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। और दोनों का जो मकबरा है, दोनों का मकबरा वह दिल्ली के मेहरौली पुरातात्विक पार्क में है, मेहरौली और आर्कियोलॉजिकल पार्क में। ठीक है, तो बलबन और शहजादा मोहम्मद दोनों की जो कब्र है वह यहीं पर मेहरौली पुरातात्विक पार्क में है। जब इस शहजादा मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बलबन की भी डेथ हो जाती है वियोग में, पुत्र वियोग में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पुत्र वियोग में हुई है, तो वो था बलबन। ठीक है, उसके बाद जब बलबन की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका पौत्र जो होता है, ठीक है, पौत्र का मतलब होता है बेटी का जो पुत्र होता है, वह था कैकुबाद। और वह कैकुबाद अगला शासक बनता है, जो कि बेसिकली ये अयोग्य ही था। ठीक है, ये अयोग्य शासक था जिसका शासनकाल रहता है 1287 से और 1290 तक। एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, इसी के शासनकाल में जिसका नाम था मलिक फिरोज, या इसी के साम्राज्य का एक इक्तेदार था। इक्तेदार के बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो इसी के साम्राज्य का इक्तेदार था, तो वह क्या करता है कि इस कैकुबाद की हत्या करवा देता है। ठीक, और हत्या करवाने के बाद कैमूर्स को अगला शासक बना देता है। ये कैमूर्स उसी का भाई था। ठीक है, इसी कैकुबाद का भाई था। तो इस कैकुबाद की हत्या करवा देता है और इसके बाद इसी के भाई को, कैमूर्स को अगला शासक बना देता है 1290 में। लेकिन इस कैमूर्स को भी सिंहासन पर बैठाने के बाद इसकी भी ये मलिक फिरोज हत्या करवा देता है। यानी कि इसकी पूरी की पूरी एक प्लानिंग थी। कैकुबाद दोनों भाई अयोग्य थे, दोनों के दोनों भाई अयोग्य थे,
इन दोनों को बारी बारी क्या करता है, सिंहासन पर बैठाता है और दोनों की हत्या करवा देता है। इसी पूरी की पूरी घटना को हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति, इसी को खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, खिलजी रिवॉल्यूशन। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि खिलजी रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, खिलजी क्रांति किसे कहते हैं। तो एक के बाद एक इन शासकों की हत्या करवाना जो कि गुलाम वंश के थे, यही कहलाता है खिलजी क्रांति। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन था, तो वो था मलिक फिरोज। ठीक है, आगे चल करके यही व्यक्ति इतिहास में फेमस होता है फिरोज शाह खिलजी के नाम से, फिरोज शाह खिलजी, जो कि हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में इसको। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी लोग। तो इस मलिक फिरोज के बारे में हमें आगे अगली क्लास में फिरोज शाह खिलजी वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। ठीक है, अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों तो इन वीडियोज़ को लाइक करें और अन्य क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें कि कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।